जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज लीगल एड में। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 511, जिसमें बताया गया है अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। यह अध्याय 23 से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड का प्रावधान। तो आइए इसको हम विस्तृत जानकारी से देखते हैं। इसको धारा 511 कहती है, जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा। यहाँ प्रयत्न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रयत्न से ही संबंधित यहाँ प्रावधान दिए गए हैं। और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहाँ की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है। यानी कि भारतीय दंड संहिता में कोई भी प्रावधान प्रयत्न से संबंधित अगर नहीं दिया गया है, तो वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस संहिता में आजीवन कारावास शब्द का आधा तक की सज़ा की बात की जाती है। तो आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह आजीवन कारावास का आधा होगा? तो आईपीसी की धारा 57, जिसमें यह कहा गया है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि दंडों के भिन्नों की गणना करने में हमें आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक का कैलकुलेशन करना होता है। तो इसलिए 20 का आधा हम करेंगे तो 10 वर्ष होगा। और दूसरी लाइन इसमें दी गई है कि अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की, किसी अवधि का अपराध करने की अवधि जो होगी, अपराध करने की जो अधिकतम सज़ा का प्रावधान है, उसमें आधे से सज़ा से दंडित किया जाएगा। जैसे किसी मामले में किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान दिया गया है और उसका आधा हमें 1.5 साल होगा। तो यहाँ पर प्रयत्न से संबंधित कोई अपराध कारित होते हैं तो उसका प्रावधान अगर आईपीसी में कहीं नहीं दिया गया है, तो उसका तात्पर्य हम धारा 511 में निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी से हम अपराध को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसका प्रावधान धारा 511 में ही दिया गया है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए दंड है। आइए हम इसको दृष्टांत से देखते हैं, जिससे बेहतर समझ पाएंगे हम इसको। का नामक एक व्यक्ति है, एक संदूक तोड़कर खोलता है, किसी का संदूक है वो तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है,
उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस अपराध के अधीन दोषी है। यहाँ पर संदूक जब वह व्यक्ति तोड़ता है तो वह संदूक में कुछ नहीं पाता है, लेकिन अब यहाँ जब कुछ नहीं पाता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। इसने अपराध करने का प्रयत्न किया है और यहाँ अपराध करने का प्रयत्न में चोरी करने का प्रयत्न किया है, चोरी करने का प्रयत्न किया और चोरी करने का प्रयत्न भारतीय दंड संहिता में कहीं दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है, तो इसलिए यह धारा 511 में कवर होगा। दूसरा दृष्टांत देखते हैं इसका। का या कि जेब में हाथ डालकर या कि जेब में से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है या कि जेब में कुछ न होने का परिणाम स्वरूप का अपने प्रयास में असफल रहता है, का इस धारा के अधीन दोषी है। यहाँ भी वही प्रकार से जैसे पहले वाला हमने दृष्टांत बताया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चोरी का प्रयास करता है और चोरी के प्रयत्न के लिए आईपीसी में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो जहाँ पर भी आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड इसी 511 में दिया गया है। तो इसलिए जहाँ पर भी प्रयत्न से संबंधित प्रावधान नहीं दिए गए हैं वह धारा 511 में कवर होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रयत्न संबंधी परिभाषा भारतीय दंड संहिता में सामान्यतः कहीं नहीं दी गई है, परंतु सामान्यतः प्रयत्न की संरचना हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। और वह कौन से आवश्यक तत्व हैं, आइए देख लेते हैं। 3 आवश्यक तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। अपराध कार्य करने की आपराधिक मना स्थिति। यहाँ पर अपराध कार्य करने के लिए उसका दूषित आशय होना चाहिए, मेंसरिया होनी चाहिए। और दूसरा है एक कार्य जो आपराधिक प्रयत्न का दोषपूर्ण कार्य गठित करता हो, यानी कि वह कार्य दोषपूर्ण कार्य गठित करता हो। एक्टस रियस होना चाहिए। आपराधिक मना स्थिति पहला होना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए। अगला एलिमेंट्स है आशयपूर्ण कार्य की पूर्ति में असफलता। आशयपूर्ण यानी कि जिसमें इंटेंशन होगा और उस कार्य में कोई सफलता ना मिलती हो, असफल रहता हो, तो वो यहाँ पर प्रयत्न से संबंधित माना जाएगा। और यहाँ एक तत्व तीसरा यह भी होगा। आगे देखते हैं। इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करता है जब, अब यहाँ पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे प्रयत्न किस प्रकार से किया जाएगा। पहला नंबर है वह उसे कारित करने के लिए आशय से अथवा ज्ञान से उसके कारित करने की दिशा में कोई कार्य करता है। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा है इस प्रकार किया गया कार्य अपराध कार्य किए जाने से निकटता से संबंधित और उसके समीपस्थ प्रॉक्सिमेट है। जो भी कार्य किया जा रहा है वह निकटता से और उसके समीपस्थ है, यानी प्रॉक्सिमेट है, एकदम पास में है। और आगे देखते हैं कार्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में तत्वों का ज्ञान न होने के कारण अथवा परिस्थितियों के उसके नियंत्रण के बाहर होने के कारण असफल हो जाता है। तो यहाँ माना जाएगा उसने प्रयत्न किया है। प्रयत्न से संबंधित दृष्टांत को हम जानने की कोशिश करते हैं जिससे बातें और अच्छी सी तरह से क्लियर हो जाएंगी। इस धारा के प्रस्तावित दृष्टांत निम्नलिखित हैं।
आइए दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे बातें और क्लियर होती चली जाएंगी। प्रयत्न क्या होता है और प्रयत्न से संबंधित दंड का प्रावधान जब आईपीसी में नहीं दिया गया है तो उसको हम धारा 511 में कैसे कवर करते हैं, आइए देखते हैं। का या की हत्या करने के आशय से एक बंदूक खरीदता है और उसमें गोली भरता है, का हत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं है। का या पर उस बंदूक से गोली चला देता है, का हत्या के प्रयत्न का दोषी है। यहाँ पर इस दृष्टांत में यह बताया गया है कि का नामक व्यक्ति बंदूक खरीदता है और उसमें गोली भी भरता है, और उसके पश्चात वह तब तक दोषी नहीं है। उसके पश्चात जब वह गोली भर कर या नामक व्यक्ति की तरफ से बंदूक निशाना साधता है और गोली चला देता है, तो यहाँ पर हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। वह धारा 307 में कवर होगा, क्योंकि हत्या के प्रयत्न से संबंधित प्रावधान धारा 307 में दिया गया है। अगला दृष्टांत देखने की कोशिश करते हैं। का या कि जहर द्वारा हत्या करने के आशय से जहर खरीदता है और उसे भोजन में मिला देता है जो का के पास ही है, का हत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं है, क्योंकि अभी उसने खाने में मिलाया है, अभी ये नहीं पता है कहाँ वो जाना है। का भोजन को या की मेज पर रख देता है अथवा उसे या के नौकर को या के खाने की मेज पर रखने के लिए देता है, का हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई कि हत्या के प्रयत्न से संबंधित प्रावधान धारा 307 में दिया गया है, इसलिए वह व्यक्ति धारा 307 के प्रावधान से दंडित किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। और प्रयत्न में अंतर। तैयारी एक मानसिक कार्य है जिसमें किसी काम को करने के लिए कतिपय अनुवर्ती कृत्य किए जाते हैं। अपराध कारित करने के आवश्यक उपाय या साधन की व्यवस्था या आविष्कार करना तैयारी है। इसके विपरीत तैयारी करने के पश्चात अपराध कारित करने की दिशा में प्रत्यक्ष क्रिया प्रयत्न कहा जाता है। यानी कि तैयारी एक मानसिक स्थिति है। तैयारी के पश्चात जो कार्य किया जाता है वह प्रयत्न की दशा में आता है। प्रयत्न का सिद्धांत। तैयारी तथा प्रयत्न के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला नंबर है समीपस्थ का सिद्धांत। प्रयत्न के सिद्धांत में पहला सिद्धांत समीपस्थ का सिद्धांत है। कोई कार्य श्रेणीबद्ध अनेक कार्य प्रयत्न की संरचना करते हैं। यदि अपराधी लगभग सभी अथवा सभी महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ जो अपराध की संरचना हेतु आवश्यक हैं पूरी कर चुका है, किंतु वांछित परिणाम जो अपराध के आवश्यक तत्व हैं प्राप्त नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है वह लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उसको जो चाहिए था, जो वांछित परिणाम चाहिए था, वह परिणाम उसको उसके अनुरूप नहीं मिलता है। तो यह माना जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी रूल यानी कि समीपस्थ का सिद्धांत यहाँ अप्लाई हुआ है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण एक हम केस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो केस का नाम है आर बनाम टेलर का मामला। सन्निकटता का सिद्धांत का उदाहरण है। इस मामले में
का एक घास के ढेर के पीछे माचिस जलाते हुए पकड़ा गया और उसे आगजनी के प्रयत्न का दोषी घोषित किया गया। परंतु माचिस जलाने के बजाय यदि का केवल माचिस खरीद लिया होता अथवा माचिस उसके पास पाई जाती, तब वह प्रयत्न का दोषी न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में सिद्ध करना कठिन होगा कि माचिस घास का ढेर में आग लगाने हेतु लिया था या और इसमें यह कह सकता था कि वह माचिस सिगरेट जलाने के लिए लिया था। इसमें कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति ए नामक घास के ढेर पर माचिस जलाते हुए पकड़ा जाता है और उसको आगजनी के आरोप में दोषी सिद्ध किया जाता है। लेकिन अगर वह कहता कि वो माचिस खरीदता अपने पास रखा रहता तो उसको कोई दोष सिद्ध नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। और अगर यह माचिस लिया होता, अगर यह कहता कि उसने माचिस अगरबत्ती जलाने के लिए लिया है कि सिगरेट जलाने के लिए है या किसी का घर जलाने के लिए लिया है, जब तक उसका इंटेंशन साबित नहीं होता है तो वो उस अपराध के लिए, प्रयत्न के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसलिए यह समीपत का सिद्धांत है और ये समीपत सिद्धांत का आर बनाम टेलर का केस सबसे इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। दूसरा सिद्धांत असंभाव्यता का सिद्धांत है, यानी कि कोई कार्य असंभव है उसके लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है। तो आइए इसको देखते हैं प्रावधान को। यह एक सामान्य नियम है, असंभव कार्य नहीं हो सकता तो वहाँ पे कुछ दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइए हम प्रावधान देखते हैं। एक समय नियम था, यदि कोई व्यक्ति वह कार्य करने का प्रयत्न करता है जिसे करना असंभव था तो यह अपराध नहीं होगा। बातें क्लियर हो गई हैं। असंभव चीज़ अगर कोई है तो वहाँ पर यह अपराध कारित नहीं होगा। आइए देखते हैं कि कैसे यह असंभाव्यता का सिद्धांत का प्रयोग में सफल होता है। एक उदाहरण से इसको देखते हैं। एक प्रतिबिंब पर जो कि किसी व्यक्ति के पर्याप्त समीप है, नामक व्यक्ति एक प्रतिबिंब पर जो किसी व्यक्ति के पर्याप्त समीप है गोली चलाता है जिससे उस व्यक्ति को खतरा उत्पन्न हो जाए। यह प्रयत्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब पर यानी परछाई पर या उसके शीशे में अगर कोई खड़ा है तो उसकी परछाई जो पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उस पर उसने गोली चलाई है। तो यहाँ पर यह कार्य एकदम असंभव है कि वह उसको व्यक्ति को कोई खतरा उत्पन्न हो या कोई जान माल की हानि हो। तो यहाँ पर यह असंभावता का सिद्धांत सिद्ध होता है, तो इसलिए प्रयत्न का दोषी नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बा को मार डालने के आशय से नामक व्यक्ति बा को मार डालने के आशय से उसे आर्सेनिक यानी कि जहर, एक प्रकार का जहर समझकर चीनी खिलाता है। आर्सेनिक समझकर उसने उस व्यक्ति को चीनी खिला दिया, क्योंकि इस कार्य से वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यह प्रयत्न की कोटि में नहीं आएगा। तो यह पर असंभव है कि कोई उसको नुकसान हो, क्योंकि उसने इसको चीनी खिला दिया है और इसका कोई वांछित परिणाम भी नहीं निकला है, तो इसलिए यहाँ पर प्रयत्न का दोषी नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं सिद्धांत। टोटल 4 सिद्धांत है, इसमें यह तीसरा सिद्धांत है। प्रयत्न से संबंधित सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत है वस्तु का सिद्धांत, ऑब्जेक्ट थ्योरी।
तीसरा सिद्धांत उन मामलों में अंतर करने का प्रयत्न करता है जिनमें वस्तु की विषय में भ्रम होता है तथा वह जिनमें वस्तु का अभाव रहता है। तो प्रथम स्थिति में यह प्रश्न की कोटि में आएगा। फर्स्ट स्टेज पर यह प्रश्न की कोटि में आएगा, किंतु बाद वाली स्थिति में नहीं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि वस्तु स्थिति का सिद्धांत में एक उदाहरण हम लेकर देखते हैं जिससे बातें हमें क्लियर हो जाएंगी। आ नामक व्यक्ति है, बा को मार डालने के आशय से एक खाली गाड़ी पर बा उसमें बैठा समझकर गोली चलाता है। यहाँ का कार्य प्रयत्न की कोटि में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भ्रम हो गया कि बा नामक व्यक्ति गाड़ी में बैठा है। आ को भ्रम हुआ है, बा नामक व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, तो यहाँ पर उसने बा को उस गाड़ी में बैठा समझकर गोली चला देता है। तो यहाँ उस पर आपराधिक प्रयत्न कारित करने का आरोप लगेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। आ नामक व्यक्ति बा को मार डालने के आशय से बा की कोट पर जो कमरे में टंगी हुई है बा समझकर गोली चलाता है। आ का कार्य प्रयत्न है। तो यहाँ पर भी आ नामक व्यक्ति बा को मार डालने के आशय से उसके घर जाता है और कोट उसकी जो एक कमरे में टंगी हुई है और बा को वही समझता है कि बा ही है और गोली चला देता है। यहाँ आ का कार्य प्रयत्न है, तो इसके लिए वह दंडित किया जाएगा। अगला देखते हैं उदाहरण। आ गर्भपात कराने के आशय से बा को कोई दवा खिलाता है, किंतु बा गर्भवती नहीं है। आ का कार्य प्रयत्न की कोटि में आएगा। यहाँ पर आ नामक व्यक्ति बा को कोई दवा खिलाता है गर्भपात जिससे हो जाए, किंतु बा गर्भवती नहीं है। फिर भी यहाँ आ का कार्य प्रयत्न की कोटि में आएगा, क्योंकि हम इसके माध्यम से समझ रहे हैं कि वस्तु स्थिति का सिद्धांत में वो सिर्फ भ्रम हो रहा है। यहाँ पर जिसमें वस्तु के विषय में भ्रम होता है, यहाँ चीज़ें यह क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ भ्रम होता है तथा वह जिसमें वस्तु का अभाव रहता है। प्रथम स्थिति में यह प्रश्न की कोटि में जरूर आएगा, किंतु बाद वाली स्थिति में नहीं है। आइए आगे देखते हैं। चौथा सिद्धांत देखते हैं। चौथा सिद्धांत यह बताता है कि कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत ऑन द जॉब थ्योरी। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। आ बा पर जिसकी पीठ उसकी तरफ है। आ नामक व्यक्ति है, बा की पीठ आ की तरफ है, गोली चलाता है। प्रयत्न इस कारण विफल हो जाता है क्योंकि बा व्यक्ति आ के अस्त्र की मारक क्षमता से अधिक दूरी पर था। आ प्रयत्न का दोषी होगा। यहाँ दोषी इसलिए होगा क्योंकि कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत उसने कार्य को कर दिया। उसका संयोग था बा नामक व्यक्ति जिस शस्त्र से उसको जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी उसकी मारक क्षमता जहाँ पर बा बैठा था उससे कम की दूरी पर था, क्योंकि वहाँ तक उसकी गोली नहीं पहुँच पाई। दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें आ रात्रि में बा के घर में प्रवेश किया और बा को मार डालने के आशय से अंधेरे में
उस बिस्तर पर गोली चलाया जिस पर वह सोया करता था। निशाना बिल्कुल ठीक था, परंतु बिस्तर खाली था, अतएव कोई क्षति नहीं हुई। आ का प्रयत्न का दोषी है। आ यहाँ प्रयत्न का दोषी माना जाएगा क्योंकि उसने कार्य के अग्रसरण में अपना कार्य किया है, क्योंकि वह उसको मारने गया था और अब संयोग था कि वह उस व्यक्ति उस बिस्तर पर नहीं सोया था, इसलिए उसका प्लान विफल जरूर हो गया, लेकिन उसने अपना कार्य कर दिया था। तो इसलिए यह माना जाएगा कि कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत की थ्योरी यहाँ अप्लाई होती है और यहाँ पर आ नामक व्यक्ति दंडित किया जाएगा। कुल 4 सिद्धांत हमने आपको यहाँ पर बताया है। पहला सिद्धांत समीपता का सिद्धांत है, दूसरा असंभाव्यता का सिद्धांत, तीसरा है वस्तु स्थिति का सिद्धांत और चौथा है कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत धारा 511 के प्रयत्न के सिद्धांत से संबंधित 4 सिद्धांत हैं। प्रयत्न किस प्रकार से किए जा सकते हैं, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। अटेम्प्ट 4 सिद्धांत के अनुरूप किए जा सकते हैं और जहाँ पर प्रयत्न से संबंधित प्रावधान नहीं है वह धारा 511 में कवर होगा, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडित अपराध कारित करने का प्रयत्न, जो कि प्रयत्न अन्य किसी भी धारा में स्पष्ट रूप से न तो बताया गया है न कहा गया है, तो यहाँ पर धारा 511 अप्लाई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।